हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एग्जाम का टाइम भी नजदीक आ रहा है और अपने एनिमल हस्बेंड्री भी लगभग अपनी एंड की ओर समाप्त होने जा रही है। तो अपने एलपीएम में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? पशुओं का आवाज। पशुओं के आवाज में आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपको कोई भी डाउट होगा वो आपको क्लियर कर दूंगा। उसी में आज पढ़ेंगे एक बढ़िया सी सारणी पढ़ेंगे जो मैंने पीछे नोट कर रखी है। वो आपके लिए जरूरी है क्योंकि पशुओं के लिए खुला स्थान कितना रखना चाहिए, बंद स्थान कितना रखना चाहिए, ये सभी जानकारी होनी जरूरी है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा गर्भित गाय के लिए खुला स्थान कितना होना चाहिए या बंद स्थान कितना होना चाहिए। खुले स्थान का मतलब वो खुले में रहती हो, या जैसे शहरी क्षेत्र में अपने डेयरी वगैरह है तो उस एक गाय के लिए कितना होना चाहिए, गर्भित गाय है जो ब्याने वाली गाय है उसके लिए कितना स्थान होना चाहिए। तो इसी के लिए आज पहले करेंगे अपने ये सारणी, उसके बाद अपने आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्लास में बने रहें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरुआत करते हैं अपने आज टॉपिक की। पशुओं का खुला स्थान। पशुओं के लिए स्थान कैसे रखा जाता है? एक स्थान होता है खुला और एक होता है बंद। बंद आपको पता है शहरी क्षेत्रों में, खुला स्थान कहां पे रखा जाता है? गांव में रखा जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा मीटर में। क्यों बताऊंगा मीटर में? क्योंकि फुट में आपको चेंज करना है। अगर अपने सीधा रट्टा नहीं मारना, अपने को याद करना है, लंबे टाइम तक याद करना है। ऐसे नहीं है अभी 4-5 दिन बाद एग्जाम है और रट्टा मार के बता देंगे, नहीं। उससे पहले अपने को बढ़िया तरीके से याद करना है। ये बताऊंगा मैं मीटर में, सभी आपको फुट में कन्वर्ट करना होगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आपको फुट में कन्वर्ट भी करना आना चाहिए और वहां पे अगर मीटर में याद होगा तो आप फुट में कन्वर्ट कर लोगे। और रट्टा एक समय तक काम करता है, ना कि लंबे समय तक। तो अपने एग्जाम का टाइम है, लंबे समय तक याद रखना है। तो रोज मीटर पढ़ेंगे, फुट में आपको चेंज करना होगा, सीधा इनटू गुणा ही तो करना है। ठीक है। गाय, गाय के लिए खुला स्थान कितना होना चाहिए? 7.4 से 9.2। कितना होना चाहिए? 7.4 से 9.2। और बंद स्थान कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 1.8 से 2.7 मीटर। कितना होना चाहिए? 1.8 से 2.7 मीटर। भैंस के लिए भी इतना ही खुला स्थान होना चाहिए। कितना? 7.4 से 9.2। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 7.4 से 9.2। और बंद स्थान कितना होना चाहिए? 2.3 से 3.2। 2.3 से 3.2। अब जो ज्ञातहीन गाय है या गर्भित गाय है, जो ब्याने वाली गाय है, उसके लिए खुला स्थान होना आवश्यक है। स्पेशली आपको बता दूं क्योंकि उसको बढ़िया तरह कंफर्टेबल होना चाहिए भी, बढ़िया तरह से बैठ सके, बढ़िया तरह से खाना चारा खा सके। ये सभी बातें उसके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि संकरी जगह होगी उतनी उसको तकलीफ होगी, उससे कोई दिक्कत भी हो सकती है आने वाले टाइम में। अगर कोई पशु संकरी जगह में बंधा हुआ है, आपसरी में पता है आपको लड़ते भी है पशु, क्या पता दूसरा पशु उसके घर पे मार दे तो दिक्कत हो सकती है। इसी के लिए उसको खुला स्थान होना चाहिए, बढ़िया खुला स्थान होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए। तो गायब गाय या गर्भित गाय के लिए कितना होना चाहिए स्थान? खुला स्थान होना चाहिए 16.7 से 18.5। कितना होना चाहिए? 16.7 से 18.5 मीटर। और बंद स्थान लगभग तो होना चाहिए 9.2 से 11.1 मीटर। बंद स्थान पर अगर आप डेयरी बना रहे हो इतना तो होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? इतना तो होना ही चाहिए। अब सांड की बात कर लेते हैं। सांड भी है, अगर उसको अन्य पशुओं के साथ इकट्ठा मान देंगे तो वो किसी को मार भी देगा और उसको जो चारा वगैरह डालने में भी दिक्कत होगी। अगर कोई पशु मारता है तो उसको चारे वगैरह डालने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी खुला स्थान जरूरी होता है। और बंद स्थान, बंद जगह पर भी खुला स्थान मतलब कंफर्टेबल होना जरूरी है। तो सांड के लिए कितना होना चाहिए? 18.5 से 23.2। और बंद स्थान कितना होना चाहिए? 11.1 से 13 मीटर। कितना होना चाहिए? 11.1 से 13 मीटर। हीफर, हीफर का मतलब समझ गए आप? मैंने आपको टेबल बताई थी। हीफर का मतलब हो गया जो वयस्क नर है या वयस्क माता है, मतलब जो वयस्क माता है। जैसे अभी
जवान हुई है या अभिवेशक हुई है तो उसके लिए कितना स्थान होना चाहिए, वो होना चाहिए 4.6 से 5.5 और 1.3 से 1.8 कितना होना चाहिए, बंद स्थान होना चाहिए, बंद स्थान होना चाहिए। भेड़ व बकरी के लिए स्थान कितना होना चाहिए, 1.1 से 1.4, ये खुला ही स्थान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं अपने भेड़ एक रख रहे हैं, दो रख रहे हैं, काफी अन्य संख्या में ही रख रहे हैं, तो उनके लिए हमेशा खुला स्थान ही रखा जाता है 1.1 से 1.4। अब जो गर्भित भेड़ व बकरी होते हैं, जैसे भेड़ बकरी व नर, मान लो जैसे भेड़ बकरी नर मतलब समझ गए आप, भेड़ व बकरी जो गर्भित है और जैसे उनका नर है उनको सेम ही साइज चाहिए, वो कितना चाहिए, खुला स्थान ही होना चाहिए उनके लिए, तो 1.8। अब ऊंट बड़ा जानवर है तो उसके लिए भी हमेशा खुला स्थान ही रखा जाता है। ऐसा आपने कभी देखा है, शहरों में कभी ऊंट पाला है, आपने कभी देखा है भेड़ बकरी है जो रेवड़ होते हैं या झुंड होता है जिन्हें अपने हर्ड कहते हैं, वो आपने कभी देखा है बाजारों में भी होता है, नहीं, क्योंकि वो खुले स्थान पर ही होते हैं, तो हमेशा खुला स्थान ही रखा जाता है। कहीं आप क्वेश्चन करो सर इनके लिए बंद स्थान तो आपने लिखवाया ही नहीं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा माइंड लगाओ। शहरों में कभी आपने देखी है भेड़ बकरियां या ऊंट देखा है, वो गांव से आता हुआ जरूर देख लिया होगा, वैसे नहीं पालता हुआ नहीं किसी ने देखा होगा। तो ऊंट 6.5 से 9.2 मीटर खुला स्थान ही रखा जाता है। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 3.28 फुट होते हैं, 3.28। तो इससे आपको गुणा कर देना, जैसे 13 है, 13 को 3.28 से गुणा कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा। जो भी सांड वगैरह के लिए रखा जाता है आपको ओनली इनटू ही करना है, याद ये रखना जरूरी है, याद ये रखना जरूरी है। अब अपने बात करते हैं मेनली जो टॉपिक में अपने चल रहा है खुला स्थान। अब बात करते हैं अपने इनके स्थान को क्या कहते हैं, जैसे गाय वगैरह का स्थान है उसे क्या कहते हैं, भेड़ बकरियों का स्थान उसे क्या कहा जाता है, तो गाय भैंसों का स्थान है उसे क्या कहा जाता है, शेड। क्या कहा जाता है, शेड। आपको पता है जैसे डेयरी वगैरह बनाते हैं अपने, तो वो शेड के नीचे ही होती है, तो उनके स्थान को क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपको मैं बढ़िया और ऊर्जा से पढ़ा सकूं, ठीक है। और कल क्लास क्यों नहीं हुई भाई, क्योंकि कल थोड़ा सा काम हो गया, इस कारण कल क्लास नहीं हो भाई, आज होगी तो आप कंटिन्यू क्लास में ज्वाइन करते रहें। अब बात करते हैं गाय व भैंस के स्थान को क्या कहा जाता है, गाय व भैंस के स्थान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। और भेड़ व बकरी के स्थान को क्या कहा जाता है, भेड़ व बकरी के स्थान को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है पैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैन कहा जाता है। अपने आपको पता है कई जो जानवर अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन उनका भी लिखना कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, जैसे सुअर के स्थान को क्या कहा जाता है, सुअर के स्थान को क्या कहा जाता है, स्टे कहा जाता है। स्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, स्टे इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं, स्टे माने ठहरना होता है। और घोड़े के स्थान को क्या कहा जाता है, कभी घोड़ों के स्थान पे या घोड़े जहां पे पाले जाते हैं वहां पे गए हो क्या, तो उसे क्या कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है। और जहां पे अपने पानी पिलाते हैं अपने, जैसे पता है आपने गांव में तो उसे खेड़ी कहते हैं, और जहां अपने चारा डालते हैं उसे गांव में क्या कहते हैं, देसी भाषा में ठाण कहते हैं। क्या कहते हैं, ठाण के डाबरा अपना बागड़ी भाषा में क्या ठाण में नीर जाना, तो वो लेकिन अपने भाषा में क्या कहेंगे, सीधा पूछ लिया। जहां पर पशुओं को चारा पानी डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे नाद कहा जाता है। चारे व पानी पिलाने का स्थान क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है, नाद कहलाता है। नाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजर कहा जाता है।
तो चारे व पानी पीने का स्थान क्या कहा जाता है? नाद। और गाय व भैंस के स्थान को क्या कहा जाता है? शेड कहा जाता है। भेड़ व बकरी के स्थान को क्या कहा जाता है? पेन कहा जाता है। सुअर के स्थान को क्या कहा जाता है? स्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टे। घोड़े के स्थान को क्या कहा जाता है? अस्तबल कहा जाता है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम में की दृष्टि से अपने को कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और नाद का आकार कितना होना चाहिए? लगभग अपने ठान बनाते उसका आकार कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 0.8 से 1 मीटर। लगभग आपको बता दूं, वैसे तो अलग अलग पशुओं के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है, लेकिन लगभग इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.8 से 1 मीटर। वैसे तो अलग अलग पशुओं के हिसाब से अलग अलग रखा जाता है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कौन सा? वो करेंगे आज अपने स्टार्ट नया टॉपिक करेंगे, जो एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 क्लासों में जरूर हो जाएगा। वो करेंगे अपने मुर्गियों का आवास। क्या करेंगे? मुर्गियों का आवास। जैसे पशुओं के बारे में अपने किया था, वैसे ही अपने क्या करेंगे? मुर्गियों के बारे में करेंगे। तो मुर्गियों की आवास प्रणाली, मुर्गियों की आवास प्रणाली। मुर्गियों की आवास प्रणाली में हमने बात की थी, जैसे पशुओं के बारे में बात की थी, उनके लिए समुचित खुला स्थान होना चाहिए। जिस स्थान पे रह रहे हैं वो वहां पे लाइट वगैरह की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी जैसे जल निकास की नालियां वगैरह बनी होनी चाहिए। प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी हो। और जैसे अपने जहां पर बढ़ा रहे हैं मुर्गी पालन का, वो थोड़ा जहां पे कॉलोनियां वगैरह है उस स्थान से थोड़ा दूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको पता है मुर्गियों वगैरह की स्मेल आई रहती नहीं, तो कॉलोनी वाले परेशान होते हैं। जैसे अपने बाजार में बनाए या कहीं पे भी बनाए, तो वो जहां पे रह रहे हैं उस स्थान से थोड़ा दूर होना चाहिए। तो इसमें अपने 4 विधियां करेंगे। मुर्गियों के पालन में कितनी विधियां करेंगे? 4। सेम प्रोसेस वही है। जैसे अपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने आपको करवाई थी। उसमें के बारे में जैसे खुला स्थान होना चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, नालियां बनी होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए। इनके लिए थोड़ा इनमें अलग अलग विधियों के हिसाब से पिंजरे में भी रखा जाता है, घरों में भी रखा जाता है, कई कई खुले स्थानों पर भी रखा जाता है। ये अपने विधियों में करेंगे, ठीक है। और जो अपना जहां से घर है या कॉलोनी है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि आने जाने वालों को भी दिक्कत न हो और कॉलोनी वाले भी परेशान ना हो। ये अपने को ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। ये आपको नॉर्मली सी बात होगा, इतना तो आप जानते हो। अब अपने बात करते हैं मुर्गी पालन में विधियां कितनी। इसकी 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती है? 4 विधियां होती है। पहली विधि का नाम है घर के पीछे मुर्गी पालन। घर के पीछे मुर्गी पालन। बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। दूसरी है विस्तृत प्रणाली। विस्तृत प्रणाली। और तीसरी कौन सी है? अर्धसघन प्रणाली। अर्धसघन प्रणाली। और चौथी कौन सी है? तो वो है सघन प्रणाली। कौन सी है? सघन प्रणाली। तो मुर्गियों के आवास की कितनी विधि है? पहला क्वेश्चन तो आपके यही बनेगा, मुर्गियों के आवास की कितनी प्रणालियां हैं? क्योंकि अपने मुर्गियां की टॉपिक में तो छोड़ना कुछ भी नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं। आपको कि सर कई गाइडों में दे रखा है, हमारे तो है ही नहीं। अगर आपके मुर्गी टॉपिक तो दे रखा है ना, तो छोड़ना कुछ भी नहीं, याद सब कुछ करना है। आपको पता है क्या पशु परीक्षा का एग्जाम पहले हुआ था, किसी को भी नहीं पता किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, सब अंदाजे मार रहे हैं। लेकिन अपने हिसाब से तैयारी करोगे, अगर मेरे साथ जुड़ के तैयारी करोगे तो 100% 45 में से 45 अंक आपको प्राप्त होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इन नोट्सों में से बाहर आ जाए उस दिन मेरे को बोल देना सर आपने करवाया था उससे ये एक क्वेश्चन है बाहर आ गया। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपका क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना, और नए नए जो बच्चे हैं जो तैयारी करें उनको जोड़ना।
अपने क्या करेंगे, मुर्गियों के आवास प्रणाली। आवास प्रणाली में कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। कौन कौन सी, घर के पीछे मुर्गी पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम, विस्तृत प्रणाली है, इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव सिस्टम कहते हैं। और अर्ध संगम प्रणाली है, जिसमें सेमी इंटेंसिव सिस्टम हो गया या संगम प्रणाली में इंटेंसिव सिस्टम कहा जाता है। ये अपनी 4 विधियां, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले करेंगे अपने घर के पीछे मुर्गी पालन। क्या करेंगे, घर के पीछे मुर्गी पालन। तो हेडिंग डालो आप, घर के पीछे मुर्गी पालन। जैसे आपको पता है, जो भी बच्चे नोट्स तैयार करें उनके लिए दी बेस्ट है, जो नहीं तैयार करें वो तैयार करने लग जाओ भाई, क्योंकि एग्जाम में टाइम है अभी भी। तो अपने क्या है, घर के मुर्गी पालन। आपने किचन गार्डनिंग नाम सुना होगा, अगर जिन्होंने हॉर्टिकल्चर पढ़ रखी है लगभग बच्चे, उनका नाम सुना होगा। अगर नहीं भी पढ़ रखी तो किचन गार्डनिंग का मतलब है घर पे वह स्थान, खुला स्थान या थोड़ा स्थान जहां पे अपने घर के उपयोगी हेतु सब्जियां लगाई जाती है। देसी भाषा में घरे आप बाड़ी लगावा नहीं, वो एक किचन गार्डनिंग का रूप है। क्या है, किचन गार्डनिंग का रूप है। और शहरों में जैसे किचन गार्डनिंग कैसे करते हैं, बड़े बड़े बैग होते हैं, ठेले भर के उनमें सब्जियां लगाई जाती है, छतों पर रखे जाते हैं, तो वो क्या होगी, किचन गार्डनिंग होगी। क्या होगी, किचन गार्डनिंग। अब ऐसा तो नहीं है भी सारे सब्जियां वगैरह ही खाते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं। कोई जो व्यक्ति होते हैं या कोई भी जो फैमिली होती है, उनको मांस की भी जरूरत होती है, उनको अंडों की भी जरूरत होती है। तो वो अपने घर के पीछे थोड़ी बहुत जगह होगी, उनके अंदर मुर्गी पालन कर लेंगे। जो 5-7 मुर्गी लाकर मुर्गियों का पालन कर लेंगे। तो इसमें यही चीज है कि 5-7 मुर्गियों को पालना, 5 से 7 मुर्गियों को पालना, मुर्गियों को पालना, 5 से 7 मुर्गियों को पालना। मतलब समझ गए आप, घर के पीछे अगर अपने कुछ खाली स्थान बचा है, वहां पे बढ़िया सी जो इनका सिस्टम बना के जाली वगैरह लगा के खुला छोड़ देते हैं, और 5-7 मुर्गियां तो वो रह सकती है। अपने कई घरों में रखते भी हैं, नहीं रखते, नहीं देखी तो उनके घर पे जाके देखना। लगभग मुसलमान वगैरह जो रखते हैं वो उनके घर जाके देखना। तो 5-7 मुर्गियां जो जहां पे पाली जाती है उसे क्या कहा जाता है, घर के पीछे मुर्गी पालन, या इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। क्या कहा जाता है, बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम। ठीक है। दूसरी विधि अपनी कौन सी थी, विस्तृत प्रणाली। कौन सी थी, विस्तृत प्रणाली। कौन सी थी, विस्तृत प्रणाली। इसे क्या कहा जाता है, भूरीति प्रधान प्रणाली भी कहा जाता है। भूरीति प्रधान प्रणाली भी कहा जाता है। भू प्रधान रीति प्रणाली भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, एक्सटेंसिव सिस्टम भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, भूरीति प्रणाली का मतलब हो गया एक खुला स्थान है, खुला स्थान है, बढ़िया खुला स्थान है। जैसे अपने खेत में हो गया, खुला स्थान हो गया, वहां पे चारों ओर तारबंदी करके या जाली वगैरह लगा के वहां पे मुर्गियों को खुला छोड़ देता है, खुला छोड़ दिया जाता है। ये क्या होगी, अपनी विस्तृत प्रणाली या एक्सटेंसिव सिस्टम। जहां पे भूमि रीति प्रणाली, इसे क्यों कहा जाता है, भूमि रीति प्रणाली का मतलब भूमि पर सीधे ही छोड़ देना, क्योंकि पिंजरों में भी रखा जाता है इनको, इसीलिए भूमि पर। तो क्योंकि आपको पता है मुर्गियों को पिंजरों में भी रखा जाता है, तो इसे भूमि पर जहां पे खुला स्थान है वहां पे मुर्गियों को इकट्ठा छोड़ देना, तो इसे क्या कहा जाता है, भूमि प्रधान रीति प्रणाली भी कहा जाता है। तो आप लिखो इसमें, इस प्रणाली में मुर्गियों के लिए खुला चारण क्षेत्र होता है। जहां बिना नियंत्रण के पक्षी, बिना नियंत्रण के पक्षी घास के मैदान में घूमते हैं, घास के मैदान में घूमते हैं।
क्योंकि जहां पे घास वगैरह लगी होगी, जहां पे बढ़िया लॉन वगैरह बना होगा, वहां पे तारबंदी करके चारों ओर छोड़ दिया जाता है। आपको पता है छोटे छोटे कीट पतंगे उस घास में मिल जाते हैं, तो ये सारा दिन वहां पे घूमते रहते हैं, जो खाना वगैरह अपना खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या गया, इस मुर्गी पालन विस्तृत प्रणाली का मतलब तो यही है कि इस प्रणाली में मुर्गियों के लिए खुला चारण क्षेत्र होता है और खुली रहती है, और जो घास के मैदान में घूमते रहती है, घास के मैदान में घूमते रहती है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव सिस्टम। क्या कहा जाता है, एक्सटेंसिव सिस्टम। और इसका नाम क्या है, फ्री रेंज सिस्टम। फ्री रेंज का मतलब खुला रह गया, इसीलिए तो कहा जाता है फ्री रेंज सिस्टम। और एक नाम और इसका क्या हो गया, सिस्टम। सिस्टम है भाई, सिस्टम एलवी शब्द और सिस्टम। फ्री रेंज सिस्टम क्या है, फ्री रेंज सिस्टम या एक्सटेंसिव सिस्टम, इसे प्रधान नीति प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्षेत्र कितना रखा जाता है अपने, इसमें क्षेत्र रखा जाता है 1 हेक्टेयर में लगभग 125 पक्षी रह सकते हैं। कितने, 125 पक्षी। और अनुकूल मौसम में मतलब बताऊंगा अभी, अनुकूल मौसम में लगभग 250 पक्षी। कितने पक्षी, 250 पक्षी। 1 हेक्टेयर में 125 पक्षी रह सकते हैं। 1 हेक्टेयर में बीघे कितने होते हैं, 4 बीघे होते हैं। कितने बीघे होते हैं, 4 बीघे होते हैं। तो अनुकूल मौसम में 250 पक्षी रह सकते हैं। अनुकूल मौसम का मतलब समझ गए आप, अगर सर्दियों के दिन है तो वहां पे गर्मी थोड़ी होगी कम। आपको मैंने पहले करवाया था, इनके जो श्वसन प्रणाली है या जिसमें इनका हीट है वो लगभग 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनका शरीर का तापमान कितना होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनके अंदर गर्मी ज्यादा होगी तो चूजे आपस में पास एक चीज को नहीं, एक बस नापा जमा, गर्मी को टाइम है, टिका के भरती भी नहीं, टिका के तुन दी भरती नहीं। तो अगर उसमें भरेगी, टिका के उसको भर दिया, अगर जो कंडक्टर है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो गर्मियों में क्या होगा, सांस वगैरह चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, जो बूढ़ा आदमी, अपने तो जो नौजवान है उनका तो क्या, लेकिन जो बूढ़े आदमी है वो भी, उनको सांस वगैरह में दिक्कत आती है, घुटन महसूस होती है। उसी तरह है, क्योंकि इनके शरीर का तापमान भी ज्यादा होता है, लेकिन चूजे ज्यादा हो गए, शरीर का तापमान होने से गर्मी वहां पे उस एरिया में बढ़ जाएगी और चूजे मरने स्टार्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, चूजे मरने स्टार्ट हो जाएंगी। और अनुकूल मौसम में, जैसे अपने सर्दियों का मौसम अब चल रहा है, अगर अनुकूल मौसम में बढ़िया सर्दियों का मौसम है तो वहां पे 250 बच्चे भी रख सकते हैं। कितने बच्चे रख सकते हैं, 250 बच्चे भी रख सकते हैं। एक हेक्टेयर में 125 पक्षी, अनुकूल मौसम में 250 पक्षी। अब अपनी 2 विधियां रहेगी, कौन कौन सी, अर्ध सघन प्रणाली और सघन प्रणाली। इसमें आगे 2 विधियां और हैं, वो करेंगे अपने कल की क्लास में, क्योंकि आज इतना समझा दिया, अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया। उनमें समझाने लायक चीजें हैं, और आपको एक मोबाइल के अंदर मैं पिक भी दिखाऊंगा, तो वो भी आप देखना भी कैसे सिस्टम होता है। जैसे उसमें अर्ध सघन प्रणाली में एक सिस्टम होता है, पोल्ट्री घेरा प्रणाली होती है एक, और ये उसका भाग है, तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली हो गया। और एक दूसरा कौन सा है, वो है उठाऊ प्रणाली, उठाऊ मकान प्रणाली है। तो ये अपने करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।